जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसकी पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से बह रही राह मनमानी है। सर, मैंने सुना है कि साहित्य जो है उसको जीवन का दर्पण बोला जाता है। साहित्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि साहित्य जो है वो आगे बढ़ने के लिए मार्ग भी प्रशस्त करता है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इन दोनों में क्या अंतर है? एक प्रशासक के लिए नैतिकता का विकास बहुत जरूरी है। उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, उसके अंदर न्याय क्षमता होनी चाहिए। इन सब नैतिकता का विकास जो है वो साहित्य से हो सकता है। बच्चों को कहा जाता है रे टॉक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, तो ऐसा क्यों सर? मतलब आपकी इस पे क्या विचारधारा है कि हिंदी की प्राथमिकता कम हो रही है या हम ही हैं जो कम कर रहे हैं? कोई भी साहित्यकार अपने अनुभूति की ही अभिव्यक्ति करता है। सांस्कृतिक गुलामी से जब तक नहीं मुक्त होंगे तब तक राजनीतिक गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते। हिंदी ऑप्शनल जिन बच्चों के पास है, आप उनको इंटरव्यू के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, फोरम IAS पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं शिवानी झा। हमारी इंटरव्यू स्पेशल सीरीज में आज का हमारा टारगेट है हिंदी साहित्य के पोटेंशियल क्वेश्चंस को कवर करना, जो कि UPSC के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे हिंदी साहित्य के फैकल्टी डॉक्टर अजय पांडे सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो सर। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, आज हम हिंदी साहित्य के अराउंड बात करेंगे। जिन भी बच्चों का हिंदी ऑप्शनल है उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, हम उसके अराउंड बात करेंगे। ठीक है सर, मैंने सुना है कि साहित्य जो है उसको जीवन का दर्पण बोला जाता है। इसी संदर्भ में मैं आपसे पहला सवाल यही पूछूंगी कि साहित्य और जीवन दर्शन का क्या संबंध है? देखिए शिवानी, साहित्य जो है उसके दो पक्ष हैं। चाहे कोई भी साहित्य हो, उसके दो पक्ष होते हैं। एक होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। ठीक है, तो भाव पक्ष जो होता है उसको अनुभूति पक्ष बोलते हैं और जो कला पक्ष होता है उसको अभिव्यक्ति पक्ष बोलते हैं। कोई भी साहित्यकार अपने अनुभूति की ही अभिव्यक्ति करता है। तो जो वो अपने जीवन में पाता है, जिस जिस चीजों का वो अनुभव करता है अपने जीवन में, उन्हीं को वह साहित्य में एक अच्छे मतलब कला में वो अभिव्यक्ति उसकी करता है। तो किसी भी साहित्य में जीवन के संघर्षों के बारे में, समाज के बारे में, या जो है वो किसी भी तरह के जो संस्कृति आदि के बारे में जो साहित्यकार अनुभव करता है उन्हीं को सामने रखता है। जी सर। तो किसी भी साहित्यकार की जो रचना होती है उससे व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। ठीक है, और साहित्य में जीवन का अनुभव ही होता है। तो इसलिए किसी भी साहित्यकार की रचना से कोई व्यक्ति प्रेरणा ले सकता है और उसमें जीवन के अनुभव से ही जीवन के प्रेरणा जीवन की मिलती है। और सर, इसी प्रेरणा के उससे हम जीवन को जीना सीखते हैं। हाँ, इसी से हम जीवन को जीना सीखते हैं। हम किसी भी साहित्यकार का जो पात्र है उसके संघर्षों को देखते हैं, उसके जीने के जीविका को देखते हैं। तो इसी से हम प्रेरणा लेते हैं और किसी भी साहित्यकार की रचना से व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। साहित्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि साहित्य जो है वो आगे बढ़ने के लिए मार्ग भी प्रशस्त करता है। अब जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकती हैं कि एक कवि RC प्रसाद की पंक्तियां हैं, कुछ पंक्तियां हैं। उन्होंने कहा है, जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसकी पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से बह रही राह मनमानी है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जीवन क्या है, जीवन में सुख और दुख दोनों आने हैं। ठीक है, और जीवन जो है सुख और दुख दोनों जो तट हैं उन्हीं के बीच से जो है उन्हीं दोनों को शामिल करते हुए, दोनों द्वंद्वों को शामिल करते हुए जीवन को तो जीवन जो है वो साहित्य से जीवन को प्रेरणा मिलती है, लोगों को प्रेरणा मिलती है। जी सर। सर, मेरा जो अगला सवाल है वो पर्सन टू पर्सन उसका जवाब अलग हो सकता है, पर फिर भी अगर एक कैंडिडेट से ये सवाल पूछा जाएगा, जो मैं सवाल आपसे पूछती हूँ, हिंदी साहित्य ने आपके व्यक्तित्व और प्रशासनिक सोच को किस प्रकार प्रभावित किया है? मतलब अगर पर्सनालिटी को, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग को हिंदी साहित्य ने कैसे प्रभावित किया है, इसका सर आप क्या उत्तर देंगे?
देखिए, हर व्यक्ति का अपना उत्तर हो सकता है, लेकिन अगर इसका एक देखा जाए, आदर्श उत्तर अगर देखा जाए, तो हिंदी साहित्य व्यक्तित्व निर्माण में बहुत सहायक होता है। और हिंदी साहित्य जो है वो किसी भी व्यक्ति को उसकी संवेदना को बढ़ाता है और उसके अंदर सहानुभूति विकसित करता है। जब आप किसी भी पात्र के बारे में, उसके गरीबी या उसके संघर्ष या उसके जीवन के बारे में जब कोई व्यक्ति पढ़ता है, तो वो पाठक के अंदर वही संवेदना और सहानुभूति उसके प्रति विकसित होती है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य एक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में संवेदना और सहानुभूति भरता है। एक प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो उसे मानवीय और जो है वो व्यवहारिक बनाता है। तो प्रशासन में मानवीय और व्यवहारिक रहना बहुत जरूरी है ना। तो वो उसे मानवीय और व्यवहारिक जो है प्रशासनिक सोच देता है। साथ ही वो जो है उसके अंदर नैतिकता का विकास करता है। एक प्रशासक के लिए नैतिकता का विकास बहुत जरूरी है। उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, उसके अंदर न्याय क्षमता होनी चाहिए। इन सब नैतिकता का विकास जो है वो साहित्य से हो सकता है। दूसरी चीज है कि साहित्य के माध्यम से संवाद कौशल का भी विकास होता है। संवाद कौशल, हाँ, संवाद कौशल मतलब कि अभिव्यक्ति जो है आपस में जो बात विचार जो होता है ना, वो उस कौशल का भी विकास होता है। ठीक है, क्योंकि साहित्य से अभिव्यक्ति जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो बातों को सुनना और उनका अच्छे से उनके समझने लायक सरल भाषा में उनको बताना और उनको संतुष्ट करना, इसी को संवाद कौशल कहते हैं। ठीक है, तो उससे अभिव्यक्ति का भी विकास होता है। तो इस तरह से साहित्य जो है वो आपके पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग को भी करता है। सर, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछूंगी कि अगर किसी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन किया जाए कि कौन सा हिंदी लेखक से आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली है, अगेन ये वही सवाल हो गया जो हर बच्चे का अलग अलग होगा, पर फिर भी एक आइडियल आंसर, या एक कितने सारे लेखक हैं हिंदी के जिन्होंने कितने महान काम करे, कितने महान लेखक रहे हैं, तो उसमें से आप किनसे सबसे ज्यादा प्रेरणा लेते हैं और कौन से लेखक ने हमें इंस्पायर किया है कि हम ग्राउंड लेवल पे, मतलब जो बच्चा, एक कैंडिडेट जो एक एस्पिरेंट है, कल को जाएगा ग्राउंड पे, आईएएस रहेंगे, आईपीएस रहेंगे, तो कौन से लेखक से सबसे ज्यादा प्रेरणा ली जा सकती है? देखिए, मेरा अगर इसमें उत्तर पूछा जाए तो मेरा उत्तर होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद, हाँ, प्रेमचंद जो है वो बहुत ही यथार्थवादी रचनाकार हैं। और प्रेमचंद के साहित्य में जो ग्रामीण समाज का यथार्थ है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अब जैसे प्रेमचंद का जो साहित्य है उसमें ग्रामीण, जो भारत अभी भी जो है वो भारत में ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और प्रेमचंद के साहित्य में जो ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, गरीबी, किसानों की समस्याएं, जातिगत जो भेदभाव है या जातिगत असमानता है, आर्थिक सामाजिक शोषण है, ये प्रेमचंद के साहित्य में देखने को मिलता है। तो एक प्रशासक के नाते ये जो समस्याएं हैं उनको समझ करके अगर कोई प्रशासक जाता है तो उसे बहुत जो है वो काम करने में आसानी होगी। क्योंकि प्रेमचंद जो है उनको ये दो तीन तरह से अगर आप कहें कि क्यों मैं प्रेमचंद को ये करूंगा, तो दो तीन तरह से है। क्योंकि प्रेमचंद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके साहित्य में संवेदना है और उस संवेदना से समाज को समझा जा सकता है। दूसरा चीज है कि उनके साहित्य में, प्रेमचंद के साहित्य में जैसे जो संवेदना है आप देख सकते हैं, जैसे उनके प्रेमचंद की कहानी पूस की रात है ना, या प्रेमचंद की जो कहानी है वो कफन है ना, इसमें मानवीय संवेदना के मार्मिक जो कहे जा सकते हैं पल, उसको देखे जा सकते हैं। इसी तरह उनके यहाँ न्याय और नैतिकता का दृढ़ आग्रह है प्रेमचंद के यहाँ। चाहे आप वो देखें, पंच परमेश्वर देखें, या आप वहाँ पर आप देख सकती हैं जैसे नमक का दरोगा, वहाँ नैतिकता और न्याय जो है इसको देखा जा सकता है प्रेमचंद के यहाँ। तो प्रेमचंद
जो का साहित्य है वो बिल्कुल समाज का जो हाशिए पर जो वर्ग है उसको वे रखते हैं सामने। और एक प्रशासक का भी जो काम है वो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक प्रशासन को पहुंचाना, जिसको अंत्योदय बोलते हैं, तो अंत्योदय को करना। तो इस तरह से हमारे लिए प्रेमचंद का साहित्य जो है काफी प्रेरणादायक है। जी सर, आज के समय में देखा जाता है कि अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उसी को प्राथमिकता दी जाती है हिंदी भाषा के सामने। तो ऐसा क्यों है? मतलब अगर हम अपने घर में भी देखें तो हिंदी बोलना बच्चों को कहा जाता है, अरे टॉक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। तो ऐसा क्यों सर? मतलब आपकी इस पे क्या विचारधारा है कि हिंदी की प्राथमिकता कम हो रही है या हम ही हैं जो कम कर रहे हैं? क्या आपकी इस पे विचारधारा है सर? नहीं, हिंदी की प्राथमिकता कम नहीं हो रही है, ठीक है। अंग्रेजी का अभी जो है वो प्रभाव ज़्यादा है, इसको देखने में लगता है। जैसे मान लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन है या डिजिटल जो इकोनॉमी है, यानी कि जो वैश्वीकरण है और जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, उसमें अंग्रेजी का प्रभाव ज़्यादा है। या अंग्रेजी को इस जो वैश्वीकरण में अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। ये इसके कारण अंग्रेजी का महत्व अधिक है। अंग्रेजी जो है वो रोजगार की भाषा के रूप में भी महत्व है उसका। लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी सीखना एक अपने आप में स्किल है, उससे रोजगार भी प्राप्त हो सकती है। या जो उच्च शिक्षा है या तकनीकी या वैज्ञानिक जो शिक्षा है, उसमें आप देखेंगी तो जो मतलब उसमें जो साधन है, यानी जो पाठ्य सामग्री है, वो अधिकतर अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। तो इसलिए उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा में भी अंग्रेजी का प्रभाव है। लेकिन अगर आप देखें तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हिंदी जो है उसका प्रभाव कम हो रहा है। हिंदी का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है, ठीक है। हाँ, वो आप देखें प्रशासन के क्षेत्र में या संस्कृति के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में, इन सब क्षेत्र में हिंदी का प्रभाव अभी बहुत बढ़ा है। और हिंदी का जो ये संचार माध्यमों के द्वारा हिंदी का विस्तार अधिक हुआ है। जी सर, बच्चों को एक क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा को समझना जरूरी है। देखिए, राजभाषा वह भाषा होती है ना, जो संविधान स्वीकृत हो और राजकाज के लिए प्रयोग की जाए। संविधान से स्वीकृत हो और राजकाज के लिए प्रयोग की जाए, उसको राजभाषा बोलते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी हमारी राजभाषा है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा माना गया है। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी देश की संस्कृति से संबंधित होती है और समाज स्वीकृत होती है ना। किसी देश की संस्कृति और किसी देश के जो है अधिकतर लोगों की सहानुभूति होती है, उस भाषा से लगाव होता है, उस भाषा से, उसे राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। राष्ट्रभाषा में कोई ऐसा आग्रह नहीं होता है कि वो संविधान स्वीकृत हो। राष्ट्रभाषा जो है अधिकतर लोगों के, वो जो है अधिकतर लोगों के अनुभवों से, अधिकतर लोगों के जो है मनोभावों से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो उसको राष्ट्रभाषा बोलते हैं, है ना। अब दोनों में थोड़ा अंतर है। अब जैसे मान लीजिए कि दोनों की भूमिका में अंतर है। राजभाषा है, उसकी भूमिका राजकाज में है, पत्र लेखन, सरकारी पत्र लेखन या नीति निर्माण में है। और इसकी भूमिका जो है वो राष्ट्रभाषा की भूमिका है, साहित्य लेखन में, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में, आंदोलनों आदि में जो है वो इसकी भूमिका है। सॉरी सर, क्या हम अंग्रेजी को फिर राजभाषा बोल सकते हैं? क्योंकि अंग्रेजी में ही हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अंग्रेजी हमारे संविधान के अनुसार द्वितीय राजभाषा है। अच्छा सर, है ना। अंग्रेजी हमारे जब हमारा संविधान बना था तो उसमें द्वितीय राजभाषा के रूप में 15 वर्षों तक के लिए अंग्रेजी को रखा गया था। लेकिन बाद में जो है ये हुआ कि अंग्रेजी को जो हटा दिया जाएगा। लेकिन 1960 के दशक में, यानी कि लगभग 1963 में साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में इसका बहुत विरोध हुआ, या पूर्वी भारतीय राज्यों में भी विरोध हुआ, जिसके कारण 1963 में
राजभाषा अधिनियम लाया गया और उस राजभाषा अधिनियम के तहत अंग्रेजी को भी द्वितीय राजभाषा के रूप में जो है अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है सर। भारत की राजभाषा हिंदी है और सह राजभाषा अंग्रेजी भी है। ठीक है, और ये अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया है। सर एक थोड़ा एकेडमिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। सर स्वतंत्रता संग्राम इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हिंदी साहित्य का क्या योगदान रहा है? देखिए किसी भी देश में जब स्वतंत्रता का आंदोलन होता है तो उस देश में जहां एक और व्यक्ति जो है स्वतंत्रता के लिए नेतृत्व जो है आंदोलन करता है या व्यक्ति स्वतंत्रता में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं आंदोलनों में, वहीं साहित्य जो है उसको सहायता करता है, यानी सपोर्ट करता है। और हिंदी साहित्य ने भी जो है वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में या स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सपोर्ट किया था। आरंभ से ही देखिएगा कि एक तरफ जहां नेतृत्व स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जैसे जैसे भारत में स्वाधीनता संग्राम का विकास होता जाता है, हिंदी में भी वैसे वैसे उसका विकास होता जाता है। जैसे आप देखें कि भारतेंदु के काल में 1966 के दशक माने 66 के समय में एक तरफ दादा भाई नौरोजी, थोड़ा सा एकेडमिक है ये, आपने एकेडमिक पूछा ही है तो मैं एकेडमिक बता दूं। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है थ्योरी दिया था, ठीक है, यानी कि धन बहिर्गमन का सिद्धांत, है ना। तो उस पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में उसको जो है वो अभिव्यक्ति उसकी दी थी कि उन्होंने बताया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने कविताओं में लिखा था कि अंग्रेज राज सुख साज सबय अति भारी, पय धन विदेश चली जाए यह है अति ख्वारी। तो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ उन्होंने बोला कि भारतीय धन विदेश चला जाता है, वो यहां पर भारतेंदु ने उसकी अभिव्यक्ति कर दी। आगे चल के देखिएगा तो भारत में स्वराज में, भारतीय लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाने में और भारतीय लोगों में बलिदान के लिए, उत्सर्ग के लिए आह्वान करने में हिंदी साहित्यकारों ने बड़ा योगदान दिया। अब देखिए, जैसे स्वतंत्रता के लिए आह्वान में जयशंकर प्रसाद ने जो है वो लिखा, हिमाद्री तुंग स्त्रिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। आह्वान किया लोगों से कि आप स्वतंत्रता में भाग लें, देश की आजादी में भाग लें, ठीक है। वहीं आप देखेंगी तो आगे चल के प्राणों के उत्सर्ग के लिए माखनलाल चतुर्वेदी ने लोगों से आह्वान किया, अब देश पर बलिदान होने के लिए लोगों से आह्वान किया। एक पुष्प की अभिलाषा उन्होंने लिखी, पुष्प की अभिलाषा, और उसमें उन्होंने बताया, उसमें उनकी पंक्तियां हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो उन्होंने कहा कि पुष्प की अभिलाषा है कि उस पथ पर हमें फेंका जाए जिस पथ में देश पर बलिदान होने के लिए, देश पर उत्सर्ग होने के लिए लोग जाएं। तो इस तरह जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी साहित्य ने समानांतर जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन का एक तरफ नेतृत्व चल रहा था और यहाँ पर सांस्कृतिक आंदोलन जो है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात की जा रही थी। जयशंकर प्रसाद ने कहा भी था उस दौरान, जयशंकर प्रसाद के साहित्य को आप देखेंगी तो जैसे नाटक उनके जितने हैं तो वो सभी सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए जो है आह्वान करते हैं। और उन्होंने कहा था कि सांस्कृतिक गुलामी जो है सबसे बड़ी गुलामी होती है। राजनीतिक गुलामी को तो मतलब तुरंत हटाया जा सकता है, लेकिन सांस्कृतिक गुलामी को जब तक आप उसको नहीं मुक्त, सांस्कृतिक गुलामी से जब तक नहीं मुक्त होंगे तब तक राजनीतिक गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते। तो इसी सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति के लिए उन्होंने जो चंद्रगुप्त नाटक लिखा या स्कंदगुप्त नाटक लिखा, उनके नाटकों में इन्हीं सबसे आह्वान था मुक्त होने का। सर आपसे बात करके तो मेरा भी साहित्य में बहुत अच्छे से इंटरेस्ट है। साहित्य तो अच्छा विषय है। हाँ। साहित्य बहुत रुचिकर विषय है। आप जब आएंगी पढ़ेंगी साहित्य तो बहुत रुचि है साहित्य। जी सर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हिंदी ऑप्शनल जिन बच्चों के पास है, आप उनको इंटरव्यू के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, लास्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे? जिन बच्चों का हिंदी साहित्य ऑप्शनल है, साक्षात्कार में उनसे मेरा यही उनको सलाह है कि देखिए, साक्षात्कार में जो प्रश्न होते हैं वो हिंदी ऑप्शनल में बहुत गहराई में पूछे जा सकते हैं।
तो आप जो है वो थोड़े अच्छे से तैयारी कर लें, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो साक्षात्कार बोर्ड में जो सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं वो जानते हैं कि आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा पास करके आए हैं। तो यहाँ केवल और केवल आपके व्यक्तित्व की जो है वो जांच होती है, व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। केवल अपने को संयत बनाए रखें और आप जितना अच्छा समझते हैं हिंदी को उस तरह से संयत होकर के जवाब दें। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप एकदम बैलेंस जवाब दें। यह जो है बोर्ड को आपके प्रति बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देगा। सर कभी कभी बच्चों से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे संधि विच्छेद। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे नाम का संधि विच्छेद और उसका अर्थ बताएं। हाँ बिल्कुल, बच्चों को भी तैयार होकर के जाना चाहिए जिनका नाम है वो अपने नाम के या क्षेत्र के कुछ विशेष, जैसे कोई का किसी का नाम है तो उसके नाम का संधि, तो आपका नाम शिवानी है ना, तो शिव धन आनी आपका जो शिवानी का संधि विच्छेद है, माने शिव प्लस आनी। शिव प्लस आनी मतलब शिव की पत्नी होता है, और शिव की पत्नी के रूप में दुर्गा को माना जाता है। ठीक है, मतलब पार्वती जो है, पार्वती का ही एक रूप दुर्गा है, तो शिवानी दुर्गा को कहा जाता है। तो आपका नाम बहुत अच्छा है। सर आप अपने नाम का भी संधि विच्छेद करिए। मेरा नाम अजय है ना, अजय है, और अजय जो है इसका संधि विच्छेद आप अजय का संधि विच्छेद होता अ प्लस जय, माने अधन जय। ठीक है, अजय का मतलब जिस अधन जय का मतलब होता है, अर्थ होता है जिसको जीता ना जा सके। हाँ, जिसको कभी जीता ना जा सके उसे। थैंक यू सर आज की कन्वर्सेशन के लिए, और आज समय निकालने के लिए फाइनली थैंक यू सर आज की कन्वर्सेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत बहुत वेलकम। तो मैं सभी बच्चों से उम्मीद करती हूँ, सभी एस्पिरेंट से उम्मीद करती हूँ कि आज की कन्वर्सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा, और चाहे आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस कन्वर्सेशन ने बहुत इंटरेस्ट आपके अंदर भी साहित्य को लेकर जगाया होगा। फॉर द टाइम बीइंग साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट सभी एस्पिरेंट्स को जो इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं। थैंक यू।